भावनाएं हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं, जो हमारे अनुभवों को आकार देती हैं और जो हमारे रिश्तों को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। भावनाएं क्या हैं? भावनाएं वो मानसिक प्रतिक्रिया हैं जो हम किसी परिस्थिति या किसी घटना के फलस्वरूप देते हैं, जो हमारे मन से पैदा होती हैं किसी इवेंट के या किसी सर्कमस्टांसेस के साथ। कोई चीज हमें डराने वाली दिखाई दी, या हमने कोई मूवी देख ली, या किसी चीज के हम संपर्क में आ गए जिसने हमें डराया। तो इस तरह के भावनाएं जो डराने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग में पैदा हो जाएंगे जिससे हमें डर लगेगा। तो ऐसे ही सारी भावनाएं काम करती हैं, चाहे वो क्रोध की है, एंगर की है, चाहे वो प्रेम की है, चाहे वो दुख की है, ग्रीफ की है, चाहे वो उदास होने की है, चाहे वो हंसने की है, खुशी की है। सारी की सारी भावनाएं इसी तरह से काम करती है। ये मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर गियर होते हैं। गियर है ना, किसी गाड़ी में पहले 4 होते थे, आजकल 6 गियर होते हैं और एक रिवर्स गियर भी होता है। तो जो इमोशंस है, जो भावनाएं है, वो गियर की तरह से है। गियर का काम क्या होता है? जैसे चलती हुई गाड़ी कभी कम करनी है, कभी ज्यादा करनी है, कभी गड्ढा आ गया उसके हिसाब से गियर छोटा बड़ा करना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए हम किस भावना का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो भावनाएं एक किस्म के हमारे जीवन के गियर हैं। जैसे गाड़ी के गियर होते हैं, गाड़ी को संतुलित बनाए रखने के लिए, समुचित तरीके से चलाने के लिए जरूरी होते हैं सफर के लिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन रूपी सफर के अंदर आनंद पैदा करने के लिए और उसके समुचित ढंग से चलाने के लिए हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं होती हैं। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया एक बार, और उनको वो बहुत तेज तेज बोलने लगा और उनके बारे में अपशब्द कहने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। महात्मा बुद्ध वो बिल्कुल शांत रहे। फिर वो दोबारा पोक करने लगा, फिर दोबारा से गुस्सा दिलाने के लिए उल्टी सीधी कहने लगा। युवक शैतान था, तो वो शांत, फिर दोबारा शांत रहे। 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। तो उस युवक ने पूछा कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, मेरे को कहा गया था भी कोई कितनी ही उत्तेजना दिलाने की कोशिश कर ले महात्मा बुद्ध को, उनके अंदर कभी गुस्सा ही नहीं आता। मैं ये देखने आया था कि वाकई ऐसा है, और वाकई मेरे को जैसा मैंने सुना था वैसे ही आप हैं। तो ये क्या कारण है कि आपको गुस्सा नहीं आता? तो उसने कहा कि मान लो तुम मेरे लिए कोई उपहार लेके आए हो और मैं उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो मैं सारे इमोशंस को उस उपहार की तरह समझता हूँ। भाई मैंने लेना है या नहीं लेना है, ये मैंने किसी और को अधिकार नहीं दे रखा, ये अधिकार मैंने स्वयं के पास रख रखा है। अब तुम्हारी गाली मैंने लेनी है या नहीं लेनी है, ये जिम्मा तो मैंने अपने ऊपर ले रखा है ना। मैं उसको लूँ या ना लूँ, अगर वो मैं नहीं लूँगा तो तेरे पास रह जाएगा। वो जैसे एक तेरा उपहार लाया हुआ तेरे पास रह जाता है, वैसे तेरी गाली तेरे पास रह जाएगी, मैं उसको नहीं लेता। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, प्योर। अपनी भावनाओं पे इस तरह से काबू करना सीख जाएं कि दूसरा व्यक्ति हमें प्रोवोक ही ना कर सके किसी भी तरह से। हमारे साथ क्या होता है, किसी ने हल्का सा भी कुछ कह दिया और हम तू तड़ाक, गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, है ना, जो हमारे बस में होता है वो सारे हथियार हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जितना व्यक्ति जो शांत होगा, जितना मेडिटेटिव होगा, जितना ध्यानस्थ होगा, उतना ही ज़्यादा इन इमोशंस पे वो काबू पा पाएगा। भावनाएं, इमोशंस आते हैं तो वो 3 काम करते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? पहला होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव कैसे होता है? जब कोई आदमी खुश होता है तो वो अकेला ही खुश होता है। व्यक्तिगत अनुभव का मतलब क्या है? वो किसी और के साथ नहीं है, वो उसी व्यक्ति के साथ है। अगर मेरे को कोई खुशी मिल रही है तो वो मेरे को अंदर से खुश कर रही है, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता इस बात का कि मेरे को खुश कर रही है, वो क्या चीज़ है मेरे को खुश कर रही है। तो उसका एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। उसका कारण ये है कि वो खुशी जनरलाइज नहीं है, वो व्यक्तिगत है, वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के साथ है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करती है भावनाएं? वो व्यक्तिगत अनुभव दिलाती है। ठीक है, दूसरा काम क्या करती हैं? वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। कोई आदमी किसी सांप को देख के डर गया, तो जब डरेगा तो क्या होएगा? सीने भी आ सकते हैं, हाथ पैर भी कांप सकते हैं, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। उन बाह्य इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस के प्रभाव के अंदर जो क्रियाएं हमारा शरीर पैदा करता है वो सारी क्या कहलाती हैं? वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहलाती हैं। ठीक है, शारीरिक जो चेंज हुए हैं, जो शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, जो शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वो सारे किस में आते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आते हैं। ठीक, तीसरा काम क्या है? तीसरा काम होता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है? कोई आदमी मन से खुश हो रहा है तो वो हंस सकता है, स्माइल आ सकती है उसके चेहरे के ऊपर। कोई अंदर मन से दुखी हो रहा है, दूसरे बंदे को कैसे पता लगेगा अगर कोई रिएक्शन ना दे? उसके बिहेवियर के अंदर, उसके स्वभाव के अंदर अगर कोई चेंज नहीं आया तो किसी और को कैसे पता लगेगा कोई व्यक्ति अंदर से दुखी है या खुश है? जब वो खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो पता लग रहा है भाई ये खुश है। और जब वो दुखी हो रहा है और इतना ज्यादा दुखी है तो आंसू आ रहे हैं, तो आंसू इस बात का प्रतीक है कि कहीं अंदर से दुख है। तो ये क्या सारे हैं?
ये बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं, उसके बिहेव के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। तो 3 किस्म के रिस्पॉन्स या 3 किस्म की चीज़ें हमारे किसी भी इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी इमोशन हो। 3 स्तर के वो काम होते हैं उसके अंदर। पहला व्यक्तिगत अनुभव होता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और तीसरा बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। हर इमोशन के साथ ये 3 चीज जुड़ी होती है। भावनाओं के प्रकार, बहुत सारी किस्म की भावनाएं होती हैं। कुछ मूलभूत बेसिक इमोशंस हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। मूलभूत में कौन कौन से आते हैं? मूलभूत में आता है खुशी, हैप्पीनेस। ये क्या मूलभूत है? ये कॉमन है, बिल्कुल बेसिक है। मूलभूत का मतलब बेसिक एक इमोशन है खुशी। खुशी एक सकारात्मक इमोशन है, सकारात्मक भावना है ना। जब आदमी खुश होता है तो वो इसका मतलब क्या है? उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। उस समय उसके शरीर के अंदर अच्छे चेंज हो रहे होते हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। कोर्टिसोल नाम का न्यूरोट्रांसमीटर कम हो रहा होता है। तो उस टाइम उसके शरीर के अंदर उत्तेजना है, सकारात्मक उत्तेजना है। खुश होना एक व्यक्ति का क्या है? सकारात्मक पहलू है। तो इसी तरह से दुखी होना, ये कौन सा पहलू है? ये नेगेटिव इमोशन है, ये नकारात्मक पहलू है। वो किसी निराशा की वजह से या हानि की वजह से, कोई किसी व्यक्ति को किसी तरह का लॉस हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, चाहे कोई फिजिकल लॉस है ना, उसकी वजह से वो परेशान हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है किसी चीज़ से, उसकी वजह से दुखी हो सकता है ना? इस तरह के भाव में आ सकता है। और ये क्या करता है? ये उल्टा करता है, ये डोपामिन को कम कर देगा और कोर्टिसोल को बढ़ा देगा। कोर्टिसोल कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? कोर्टिसोल वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे शरीर के अंदर जड़ता पैदा करता है, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और बहुत सारी बीमारियां लगाने का काम कर देता है। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जितने भी ये मानसिक बीमारियां हैं उसके अंदर कोर्टिसोल ज़्यादा बनता है और कोर्टिसोल ज़्यादा बनेगा तो वो सारे नेगेटिव इमोशन पैदा करेगा। तीसरा है गुस्सा, एंगर। वो क्या है? वो असंतोष की भावना जब किसी व्यक्ति के अंदर होती है ना, जब वो उस व्यक्ति की इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, उसके कहे मुताबिक काम नहीं होता, उसके सोचने के मुताबिक काम नहीं होता, तब क्या आता है? आदमी को गुस्सा आता है, ठीक है। और गुस्सा कैसा है? गुस्सा भी नेगेटिव इमोशन है। ये भी वही काम करता है जो किस में होते हैं? जो दुख में होते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं। एड्रेनलिन जैसे डर की अवस्था में बढ़ता था ना, कि वो हमने देखा था कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पैदा हो जाता था। शेर को देख के जंगल में हमारे पूर्वज क्या करते थे? या तो लड़ते थे या भाग जाते थे। तो गुस्से के अंदर भी वो स्थिति होती है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं जो नेगेटिव इमोशन का प्रतीक है। फिर डर, जिसके हमने बारे में डिटेल पे हमने बात करी है, डर भी एक नेगेटिव इमोशन है। डर हालांकि फायदेमंद भी होता है बहुत बार, क्योंकि ये हमें चेताता है, आने वाले खतरे से सावधान करता है। भाई एक खतरा आने वाला है, कोई धमकी मिली है या कोई ऐसा खतरा है, उससे बच लो। ताकतवर हो तो लड़ो, कमजोर हो तो भागो, ठीक है ना। ये तो आपके ऊपर है ना, कि ये परिस्थितियों के ऊपर है, उस समय क्या परिस्थितियाँ हैं जो आपको भगाएंगी या लड़ाएंगी, तो वो आपने देखना है किस तरह से आपने करना है। फिर उसके बाद घृणा, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को देख के ना मुंह बना लेते हैं, मतलब बिल्कुल उनको अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें, उस इमोशन को बोलते हैं घृणा, है ना। या कई बार किसी व्यक्ति से भी घृणा हो जाती है, उसकी आदतों को देख के, उसके व्यवहार को देख के, है ना। कई बार किसी वस्तु से घृणा हो जाती है। बहुत सारे लोग छिपकली को देख के करते हैं, कैसा मुंह सिकोड़ते हैं ना, छिपकली को देख के करते हैं। कुछ लोग कॉकरोच को देख के करते हैं, कुछ लोग किसी खाने की कोई ऐसी चीज़ को करके देखते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती वो चीज़। तो या तो वस्तु से भी हो सकती है, व्यक्तियों से भी हो सकती है। तो घृणा भी एक इस तरह का इमोशन है, ठीक है ना। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, अनाकर्षक लगती है, प्रिय लगती है, वो सारी की सारी किस में आती है? वो घृणा की श्रेणी में आती है। आश्चर्य भी एक इमोशन है। जब अचानक से अप्रत्याशित आपके सामने कोई वस्तु या व्यक्ति आ जाए, आपको उम्मीद ना हो और आपकी लॉटरी लग जाए, आपको उम्मीद ना हो, विदेश से आपका दोस्त मिलने आ जाए या दूर से आपका दोस्त अचानक से एकदम घर आ जाए, है ना। अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में आ जाए, तो क्या होगा फिर? वो अच्छा लगता है ना। तो वो जो आश्चर्य है वो भी एक इस तरह का इमोशन है। तो ये सारे के सारे इमोशंस बेसिक इमोशंस हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे इमोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स इमोशन क्या है? प्रेम, करुणा। ये कॉम्प्लेक्स इमोशन है। इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं जो दिमाग हमारे लिए करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इमोशंस हैं और इन्हीं सब
क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने विचारों का और अपने भावनाओं का जोड़ है। अगर मनुष्य के अंदर से भावनाएं और विचार निकाल दिए जाएं तो क्या है वो, मान लो किसी की मेमोरी लॉस हो जाए, किसी वजह से चोट लगी, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया और उसकी मेमोरी चली गई, मेमोरी चली जाएंगी तो क्या चला जाएगा, सारे रिश्ते, अब वो उसकी याददाश्त चली गई, अब रिश्तेदारों को नहीं पहचानता वो, किसी के साथ कोई उसका जो आत्मीयता थी वो खत्म हो गई सबके साथ, ठीक है ना। तो उसके जीवन में क्या बचा, ना तो उसको अपने काम के बारे में पता, ना उसको समाज के किसी व्यक्ति के बारे में पता, ना परिवार के घर के लोगों के बारे में पता। तो क्या हो गया उसके जीवन के अंदर, वो तो हुआ ना हुआ बराबर है। जैसे बुढ़ापे के अंदर जब व्यक्ति ओल्ड एज में आता है तो एक अल्जाइमर बीमारी होती है या पार्किंसन होती है, डिमेंशिया होता है। इन बीमारियों में क्या होता है, व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब याददाश्त कमजोर होने के बहुत सारे कारण हैं। जो ओल्ड एज में याददाश्त कम होती है, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं। न्यूरॉन्स मरने का मतलब क्या है, जो मेमोरी को स्टोर करने वाले स्टोरेज हाउस हैं वो कम होने शुरू हो गए, तो उनकी जो न्यूरॉन्स मरे हैं उनके अंदर जो मेमोरी स्टोर है वो खत्म हो गई सारी की सारी। तो व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगता है कि बहुत सारी बार उसे कोई याद आता है, रहता है, बहुत सारी बार वो भूल जाता है। तो क्योंकि उस व्यक्ति को तो कुछ याद है ही नहीं, तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे व्यक्तियों को तो लगता है ना कि इसको मेरे बारे में याद नहीं है। एक व्यक्ति का जीवन उसके विचारों और भावनाओं का जोड़ है। अगर विचार, भावनाएं, मेमोरीज खत्म होगी तो व्यक्ति क्या है, कुछ भी नहीं है। भावनाओं के काम, इमोशंस क्या करते हैं हमारे लिए, किस तरह से काम करते हैं हमारे लिए इमोशंस। सबसे पहला क्या काम करते हैं, जीने में सहायक हैं। ये हमारे जीने के लिए एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हमारे शरीर ने, हमारी ऐसी प्रकृति ने ऐसे सिस्टम बनाए हमारे अंदर, जो वो न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं वो इतने क्विक काम करते हैं, वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। और इतनी तेज़ी से काम करने की वजह से हमें तुरंत एक्शन ले पाते हैं हम। तो ये हमें जीवन रक्षक है, ये बहुत सारे, ये हमें खतरों से बचाते हैं। गुस्सा भी एक ऐसा इमोशन है, एंगर भी एक ऐसा इमोशन है जो हमें बचाता है, जो हमारे लिए बचाव का काम करता है, हमें विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। गुस्सा भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज़ करा जा सकता है। अब माँ बाप बच्चों के लिए गुस्सा करते हैं, वो उनका भला चाहते हैं। वो इसलिए थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं कि उन्होंने गुस्सा करना है या वो पागल है, वो इसलिए गुस्सा करते हैं कि बच्चा बेहतर बने। तो गुस्सा भी एक टूल है जो आपके लिए फायदा करता है, जो आपको जीवन के अंदर कई किस्म की रक्षा पैदा करता है। ऐसे फियर, ऐसे गुस्सा है, ये क्या करती हैं, निर्णय लेने में सहायता करते हैं। जितने भी इमोशंस हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं हमारी, हमें क्या करना है, ठीक है ना। अगर इमोशंस हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि इस इमोशन के रिस्पॉन्स के अंदर हमने किस तरह का बिहेव करना है, यानी किस तरह का निर्णय लेना है। किसी भी इमोशन के साथ तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। पहला क्या जुड़ा हुआ था, पहला जुड़ा हुआ था व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है, उसको अनुभव हो रहा है, वो किसी को दिख नहीं रहा। दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो उसके शरीर के अंदर हलचल हो रही है। और तीसरा क्या जुड़ा हुआ है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, वो कैसा व्यवहार कर रहा है। व्यवहार तो आप जब भी करो ना, जब दिमाग निर्णय लेगा क्या व्यवहार करना है किस परिस्थिति के अंदर। ये कौन गाइड कर रहा है आपको, ये आपके इमोशंस गाइड कर रहे हैं। उस इमोशंस के जरिए आपका विवेक, आपका विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है और वो फिर निर्णय लेती है। निर्णय लेने का काम कौन करता है शरीर के अंदर, इंटेलिजेंस, बुद्धि करती है ना निर्णय लेने का काम। ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है, संचार का माध्यम भी है। आपकी भावनाएं जो आपके अंदर पैदा हो रही हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी काम करती है ना। जैसे हमने बात करी कि आप खुश हो तो आप स्माइल कर रहे हो। स्माइल क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कितने किस्म की होती है, जब हमने कम्युनिकेशन पढ़ी थी दो किस्म की होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल में तो हम बातचीत करते हैं और नॉन वर्बल में क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, है ना। हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनके साथ हम बात करते हैं। आपके हाथ भी बात करते हैं, बात करते करते हम हाथ क्यों लाते हैं हम, वो भी एक किस्म की कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का भी आपको एक वो देती है, जब भावनाएं क्या हैं वो आपको एक टूल देती है। जब आप इमोशंस में होंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है, एक स्पीकर है वो बोल रहा है, तो वो बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज करता है अलग अलग किस्म के करने के लिए। वो सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, इमोशंस से आ रहे हैं। तो इमोशंस आपके लिए कम्युनिकेशन का टूल भी है, कम्युनिकेशन का माध्यम भी है। भावनाएं और क्या करती हैं,
आपके रिलेशनशिप को मजबूती प्रदान करती है, आपके सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। अगर आपने अपने किसी प्रिय के लिए इमोशंस दिखाने हैं, शो करने हैं, बच्चों को प्रति आपने इमोशन दिखाने हैं, तो उनको कहना पड़ेगा ना भाई हाँ बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, उसको गले लगाना पड़ेगा, उनके साथ मिलना जुलना पड़ेगा, उनके जन्मदिन पे उनको विश करना पड़ेगा। ये सारे काम क्यों करेंगे हम? ये कौन कराता है हमसे? इमोशंस तो कराते हैं। अगर इमोशन ना हो, वो कहते हैं यार उस बंदे में तो इमोशंस नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर तो कोई भावना ही नहीं है। ये तो हमने क्या समझा कि भावनाएं क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं और इमोशंस क्या करते हैं हमारे लिए, उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। हमने वो महात्मा बुद्ध वाली कहानी शुरू में सुनी थी ना, तो वो इमोशनल मैनेजमेंट है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबसे ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा सफल भी होते हैं और ज़्यादा खुश भी होते हैं। एक स्टडी ये कहती है कि जो लोग अपनी भावनाओं को मैनेज कर पाते हैं उनकी उम्र 7.5 साल बढ़ जाती है। रोना भी एक अच्छी आदत है। जो लोग कहते हैं ना कि उस व्यक्ति को रोना नहीं आता, वो कहावत है ना मर्द कभी रोता नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। साइंस ये कहता है कि रोना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं रोते वो अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर उसका गला घोट रहे होते हैं, और जब गला घुटता है आपके भावों का, आपके इमोशंस का, तो आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत किस्म के कंप्रोमाइज़ करते हैं, और ये कंप्रोमाइज़ आपके शरीर की ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं, आपको दिल की बीमारियां लगाने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा देते हैं, शुगर आपको लगा देते हैं, तनाव में आपको ले जाते हैं। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, लेकिन उन्हें मैनेज करना भी ज़रूरी है। इतना इमोशनल भी नहीं होना हमें कि वो चीज़ें आप ख़राब कर लो, और बिना इमोशंस के भी नहीं होना कि आप फिर व्यक्ति ना रहो, आप पशुता वाले भाव में चले जाओ, आप जड़ हो जाओ, वो भी नहीं रहना। मैनेज करना है, बैलेंस बनाना है। जीवन का सार बैलेंसिंग में है। आप ये बस समझ लो, जीवन जो है ना वो दाईं या बाईं तरफ नहीं होता, लेफ्ट या राइट नहीं होता, मध्य में होता है। हमेशा हमेशा हर चीज़ की अति बुरी होती है, हर चीज़ की अति बुरी होती है, चाहे किसी भी चीज़ की अति है। ऐसे ही इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी बुरा है और बिल्कुल इमोशन ना होना भी बुरा है। हमें मध्य में रहना है, वही इमोशनल इंटेलिजेंस है। किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया, फाइनेंशियल या फिजिकल, अब आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओ उस नुकसान को लेके कि आप उससे बाहर ही ना पाओ, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, नेचर ने भी हमारा दिमाग, हमारा मन हमें इस तरह से बनाया कि हमें भूल पड़ती है। किसी व्यक्ति का कोई बिल्कुल निकट संबंधी चला गया, मान लो इस दुनिया से, बिल्कुल निकट संबंधी जिसके बिना कल्पना करना भी जीवन की आसान नहीं है, फिर भी वो कुछ समय के बाद बाहर आ जाता है, उस स्थिति से आता है ना। वो क्यों आता है? क्योंकि नेचर ने व्यवस्था ऐसे बनाई है कि हम धीरे धीरे समय के हिसाब से चीज़ों को भूल जाते हैं, कम, वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती है। अगर ये चीज़ ना हो हमारे साथ, हम भूल लेना, आप देखो ना कितनी शानदार व्यवस्था है। अगर हम ना भूलें उस गम को तो पागल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होना खराब है, बिल्कुल इमोशन ना होना वो भी खराब है। हमें मध्य में रहना है, बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, भावनाओं का प्रबंधन कैसे करना है? सबसे पहला काम आत्म जागरूकता। जैसे हमने डर के स्थिति में देखा था, डर में भी सेल्फ अवेयरनेस था, है ना। सबसे पहला काम, हमेशा किसी भी इमोशंस को जब हम मैनेज करना सीखते हैं, उस पर्टिकुलर इमोशन के बारे में हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हुए हैं उस इमोशन को लेके। आत्म जागरूकता का भाव आना सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आत्म जागरूकता के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? जर्नलिंग, लिखना। दूसरा मेडिटेशन, और स्पेशली माइंडफुलनेस मेडिटेशन। वो क्या करता है? वो आपको ऐसे स्टेट में लेके जाता है जहाँ पे आप जजमेंटल नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए निर्णायक नहीं बन रहे, आप निर्णायक की भूमिका में नहीं हो, आप सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में हो। आप जजमेंट नहीं दे रहे अपने विचारों की, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर ओनली जज एंड यू आर ओनली ऑब्जर्विंग दोज इमोशंस विच आर कमिंग इन योर माइंड। आप उस चिंतन वाली स्टेट में हो जिसमें आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो अपने इमोशंस को। ठीक है, जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते आपको समझ आने लगेगा कि यहाँ कमी है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है,
तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, आपको सेल्फ अवेयर होना है। और उसका तरीका क्या है, सबसे बढ़िया, या तो लिखना है, सोचो बैठो लिखो, और या फिर माइंडफुल मेडिटेशन। दूसरा क्या है, कॉग्निटिव रीअप्रेजल। इसका मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव रीअप्रेजल का मतलब ये है कि आपका कोई इमोशन अगर आपको नकारात्मक दिशा की तरफ लेके जा रहा है तो उसका आप सोचने का ढंग बदल दो और उसको आप सीढ़ी बना लो तरक्की की। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में आने वाली हर्डल्स को ही सीढ़ियां बनाने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भावनाओं को ही आपने सीढ़ी बनानी है। कोई आपका इमोशन ऐसा आ गया जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसी इमोशन को ठीक करने के लिए उसकी जो कमियां हैं उसको ही आप सीढ़ी का काम लेना से शुरू कर दो। मान लो आपका एक ऐसा इमोशन है गुस्सा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, वो गुस्सा आपको बैक खींच रहा है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अवेयर हो जाओगे भाई ये गुस्सा है जो मेरे को परेशान करता है, जो मेरी सारी नाकामियों का, न्यूनताओं का मेरे को पीछे खींचने का कारण है। फिर आप ये देखोगे कि गुस्से को मैं पॉजिटिवली और इंस्ट्रूमेंटली कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। गुस्सा भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, गुस्सा भी एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको हम अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टडी हुई है, जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो व्यक्ति के अंदर उतनी करुणा ज़्यादा आती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना गुस्सा ज़्यादा होता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा एम्पैथेटिक बनता आगे जाके। अब महर्षि वाल्मीकि के बारे में कथा है, आप सबने सुनी होगी, है ना। वो ये कहा जाता है कि एक कथा के अनुसार, वो असल में है या नहीं है वो बात की बात है, कि वो एक डाकू थे और बाद में वो क्या बने, वो दुनिया के सबसे पहले कवि बने, महाकवि बने, जिन्होंने रामायण जैसी रचना कर दी। तो वो जो गुस्सा था वो किस में बदल गया, क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में बदल गया। वो उन्होंने इतना बड़ा सृजन कर पाए वो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपने गुस्से को या अपने किसी ऐसे भाव को जो आपके लिए नकारात्मक भाव में काम कर रहा है उसको आप पॉजिटिव दिशा में ले जाओ, तो आप उससे क्या कर सकते हो, उससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। इसे बोलते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल। तीसरा तरीका क्या है भावनाओं को मैनेज करने का, वो है उन्हें एक्सप्रेस करना, दबाना नहीं, एक्सप्रेस करना। जैसे हमने पहले बात की कि बहुत सारी भावनाएं दबा के व्यक्ति स्ट्रेस एंजाइटी में चला जाता है। ठीक है, उसको कहना, किसी भी तरीके, कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लिखना भी एक कहने का तरीका है, आर्ट भी एक कहने का तरीका है, चित्रकला भी कहने का तरीका है। पेंटिंग बना लो आप, कविता लिख लो आप, और कुछ लिख लो आप। ठीक है, या अपने दोस्तों को सुना लो, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो, या फिर कहीं मेरी तरह बक्कड़ बन जाओ, कहीं बक दो, है ना, या समझे बात। तो कि कहने का मतलब ये है कि भावनाओं को दबाने से बेहतर है उसे कहना, उसे शेयर करना, बातचीत के द्वारा, लेखन के द्वारा, सृजन के द्वारा, कुछ भी करो। दिमाग के दो हिस्से हैं और एक स्टडी के हिसाब से जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला, वो राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। और जो ये राइट वाला हिस्सा है ये आर्टिस्टिक लोगों को ज़्यादा काम करता है, और ये वाला हिस्सा किसके लिए, इमोशंस के लिए ज़्यादा है। और ये वाला हिस्सा लेफ्ट वाला किसके लिए है, ये है लॉजिक के लिए। और ये वाला हिस्सा इमोशनल है क्योंकि इमोशंस के लिए काम करता है, भावों के लिए। तो जितने भी दुनिया में आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटर हैं, चाहे वो ऑथर हैं, चाहे वो पोइट हैं, ठीक है, वो सारे सबका कौन सा हिस्सा सक्रिय होता है ज़्यादा, राइट वाला। और जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, इनोवेशन करते हैं अलग अलग, उनका कौन सा हिस्सा काम करता है ज़्यादा, लॉजिक वाला, लेफ्ट वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को शेयर करो, उसको दबाओगे तो फिर वो बेचैनियाँ पैदा करेगा, परेशानियाँ पैदा करेगा। ठीक है, तो इमोशंस को मैनेज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है भावनाओं को व्यक्त करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। इमोशंस को मैनेज करने का ये भी एक बहुत शानदार तरीका है, जिसमें आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, योगा करना है। ठीक है, जिससे वो तनाव, नेगेटिव इमोशन है तो उसको आप मैनेज कैसे करोगे, अपने शरीर को एक्शन मोड में लाके, है ना, खेल कूद करो, फिजिकल एक्टिव रहो, ज़्यादा सैर करो, ब्रिस्क वॉक करो, डीप ब्रीथिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, जिमिंग करो, कुछ भी करो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में है सीक हेल्प, सहायता मांगो। जब ये लगे कि अब बात नहीं बन रही है सारे तरीकों से,
फिर थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके दोस्त हैं, घर वाले हैं, सहयोगी हैं, उनसे बात करो, क्योंकि चीज़ें शेयर करने से आसान हो जाती हैं। और जब आप ऐसे भाव में हो, जब डिप्रेशन आना शुरू हो गया हो, जब एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन के अंदर उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कितने एक साल के अंदर खाली भारत के अंदर 1.5 लाख लोग आत्महत्या कर लेते। सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करना, सुसाइड अपने आप में एक जुर्म है, पर जो व्यक्ति जा ही चुका दुनिया से वो क्या जुर्म। तो इसलिए इस तरह की स्थिति से बाहर आने के लिए जब इमोशनल आप इम्बैलेंस हो जाओ, जब आपका भावनात्मक रूप से आप अनऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, है ना, असंगठित हो जाओ, तब क्या करना है? तब आपको फिर हेल्प लेनी पड़ेगी, थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी काउंसलर की हेल्प लेनी पड़ेगी, मनोरोग विशेषज्ञ की हेल्प लेनी पड़ेगी, मनोचिकित्सक की हेल्प लेनी पड़ेगी। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अंदर 26 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं। 26 करोड़ लोग का मतलब क्या हो गया? इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग रहते हैं, तो लगभग 3.5% लोग, 100 में से 3.5 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। कितनी बड़ी संख्या है। जो इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं वही डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बढ़िया चीज है, जो डेनियल गोलमैन एक ऑथर हैं जिन्होंने किताब लिखी थी EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की सफलता के अंदर 80% योगदान EI का है और 20% योगदान IQ का है। EQ और IQ कह सकते हो आप। EQ का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, और IQ का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट। मतलब एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, उसमें सिर्फ 20% योगदान है उसके बुद्धिमान होने का, बड़ा बुद्धिमत्ता होने का। पूरी दुनिया में इंटेलिजेंट कोशेंट एवरेज जो है ना 90-100 होती है। आइंस्टाइन की 160-65 मानी जाती है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। और सफल होने के लिए वो 20% योगदान देती है सिर्फ, और 80% क्या देता है? इमोशनल कोशेंट। यानी आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, कितने स्ट्रोंग हैं, भावनात्मक रूप से कितने ताकतवर हैं, अपनी भावनाओं के ऊपर कैसे, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, उनका कैसे प्रबंधन करते हैं। देखो, भावनाएं कहाँ काम नहीं आती। सफलता तो आपके करियर में काम आएगी सिर्फ, भावनाएं कहाँ काम नहीं आती। भावनाएं आपके लोगों के साथ संबंध बनाने में काम आएंगे। चाहे आप संबंध कैसे हैं, चाहे पारिवारिक संबंध है, चाहे आपके काम पे संबंध है, चाहे व्यावसायिक संबंध है, चाहे दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ आपने लेन देन करना है, सब जगह इमोशंस काम आ रहे हैं ना। तो इमोशंस वो ब्रेक हैं, इमोशंस वो गियर हैं जो आपको लगाने आने चाहिए। कौन से समय पे कौन सा इमोशन काम करेगा, कौन सी भावना काम करेगी, इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस समझ में जितना ज़्यादा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, वो उतना ही अपने जीवन के अंदर ज़्यादा सफल होता है और खुश भी होता है। दोनों बातें। एक बहुत बड़े सूफी दरवेश हुए थे, रूमी, उनका एक कोट है, कभी अपने आंसुओं को बहने से मत रोको, वे तुम्हारी ताकत और भावनात्मक शुद्धता का प्रतीक होते हैं। मतलब भावनात्मक रूप से कितने शुद्ध हो, कितने प्योर हो, कितने ताकतवर हो, आपके आंसू ये बताते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जो आदमी रोते नहीं है वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये उल्टा कह रहे हैं रूमी कि जो लोग रोते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ना रोने से इस बात का कोई संबंध नहीं है। और एक और आपको यहाँ मैं स्टैट बात चलते से बता दूँ, महिलाएं पुरुषों से 2 साल ज़्यादा जीती हैं, और इसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि वो ज़्यादा रोती हैं। समझे? कि वो अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं आंसुओं के रूप में निकाल लेती हैं। और व्यक्ति और आदमी ने बचपन से सुना है कि मर्द कभी रोते नहीं, तो इस बात को वो अपने दिल से लगा देते हैं और बेचारे कभी रोते नहीं, और उस रोने में अपनी 2 साल उम्र कम कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वाकई लंबा जीना चाहते हो और मस्त जीना चाहते हो तो रोया करो, ठीक है? थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, है ना? धर्म की दृष्टि से क्या मतलब है इन बातों का? क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी हमारे धर्म है ना, वो सारे के सारे किस पे खड़े हुए हैं? भावनाओं पे खड़े हुए हैं।
हमारे धर्म प्रेम सिखा रहे हैं, करुणा सिखा रहे हैं, सहायता करना सिखा रहे हैं, दूसरों की सहयोग सिखा रहे हैं। वो सारे के सारे जो ऐसे इमोशंस हैं वही हमें सिखा रहे हैं। अब हम गीता आजकल पढ़ रहे हैं, गीता के अंदर अर्जुन अनस्टेबल हो गया। गीता का पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। उसने जब देखा कि मैं तो अपने भाइयों से युद्ध करूंगा, तो उसके हाथ पैर फूल गए, पसीना आ गया उसे। उसने अपना गांडीव रख दिया रथ के अंदर उठा के, परेशान हो गया। तो पूरी की पूरी गीता जैसा शास्त्र भगवान कृष्ण को 700 श्लोक सुनाने पड़े अर्जुन को, उसको इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए। और क्या है गीता, क्या है बताओ? एक इमोशनली अनस्टेबल आदमी को युद्ध के मैदान में स्टेबल बनाने के लिए भगवान के द्वारा, भगवान का मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, विजडम, विवेक के द्वारा अनस्टेबल माइंड को कहे हुए प्रवचन है। उसको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए गए दी हुई कुंजी है या सूत्र है गीता पूरी की पूरी, जिसमें भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। क्या है वो? क्योंकि भगवान कृष्ण किस भूमिका में है? काउंसलर की भूमिका में। और अर्जुन किस भूमिका में है? अर्जुन एक ऐसे अनस्टेबल माइंड वाले व्यक्ति की भूमिका में है जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। जिस 3.5% की हम बात कर रहे थे पूरी दुनिया में, 26 करोड़ लोग जिस भूमिका में, उसी में अर्जुन है। और हमारे अंदर ही अर्जुन है, सबके अंदर, और हमारे सबके अंदर ही कृष्ण है। तो हमारे पास जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? सबसे पहली हमारी हेल्प हमने अभी समझा था, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस हमें खुद करनी है। हमें लिखना है, जर्नलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है। उससे क्या होगा? हमारी इंटेलिजेंस, हमारी विजडम, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि वो समझ हमें देगी, जिससे हम इमोशनली स्टेबल बन सके। हमारी बुद्धि हमें गीता पढ़ाएगी वहाँ, जो युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को पढ़ाता है। क्योंकि अर्जुन भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है। बाहर कहीं किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है शुरू में। तो अब जीवन के अंदर कष्ट किसके पास नहीं आते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान राम का है। वो तो भगवान थे खुद। जितने कष्ट उन्होंने देखे हम तो नहीं देख सकते उतने कष्ट। अपनी पत्नी के साथ 14 साल वनवास में बिताने पड़े, फिर वापस भी आ गए वनवास से, फिर लांछन लगा दिया सीता के ऊपर लोगों ने, फिर वो बेचारी वनवास भेज दी। ना स्त्री सुख मिला, ना बच्चों का सुख मिला, बच्चे भी वहीं जंगल में पैदा हुए। जब वो वापस आए तो वो पत्नी धरती में समा गई। सारी उम्र किस में निकली? दुखों में निकली ना। तो उनसे बड़ा दुख किसको है? लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस, स्वीकार। जब हम स्वीकार के भाव में होते हैं, जो भी स्थितियां हमारे सामने आती हैं उनको हम बिना जजमेंटल हुए स्वीकार करने का अभ्यास कर लेते हैं और जीवन उस हिसाब से जीते हैं, स्वीकार के भाव में जीते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर वो योग का भाव है, जो भी मिलेगा मुझे स्वीकार है। ऐसे ही सब धर्मों के अंदर, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाई है, सबके अंदर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये सारे के सारे इमोशंस हैं। वो सारे के सारे बड़े अच्छे से हमारे महापुरुषों ने बड़े अच्छे से सिखाए हैं हमें, सब धर्मों के अंदर। और अंत में चलते चलते भावनाओं का आध्यात्मिक रूप क्या है, स्पिरिचुअल एंगल क्या है। भावनाएं बिल्कुल समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटाओं की तरह से होती है। ये ज्वार भाटाएं कभी उस सागर को, समुद्र को शांत नहीं रहने देते, हमेशा उनके अंदर उथल पुथल मचा के रखते हैं। इसी तरह से हमारे मन के अंदर विचार और भावनाएं होती हैं जो हमारे मन को हमेशा उथले भाव में रखती हैं। हमें कस्तूरी कुंडल बसे ये समझ नहीं देती कि एक ऐसी चेतना, एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है जिसकी तरफ हम देख सकें। हम इसलिए नहीं उतर पाते कि वो विचार और भावनाएं हमें वहाँ प्रवेश नहीं करने देती। उस कोठरी में प्रवेश करने के लिए, उस अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए हमें इन लहरों को, इन ज्वार भाटाओं को, जो विचारों और भावनाओं के रूप में आती हैं, उनको शांत करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने हमारे 6 दर्शन में से योग दर्शन लिखा 195 सूत्र का, उसके अंदर वो दूसरे श्लोक में कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने का, शांत करने का नाम योग है। योग मैंने क्या है? अपने आप से मिलना। योग 2 शब्दों से बना है, युज धातु से बना है। युज धातु में, युज मैंने होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़। तो योग का मतलब क्या हुआ? जोड़, अपने से जोड़, है ना, अपने से जोड़, अपने को पहचानना। और वो तो हम कब पहचान पाएंगे? जब ये सारी लहरें शांत होंगी, जब ये ज्वार भाटा शांत होंगे, जब ये इमोशंस सारे के सारे शांत होंगे, जब थॉट्स शांत होंगे, ठीक है। और वो शांत कैसे होंगी?
वो शांत तब होंगी जब हम अपने को पहचानने के लिए अंदर उतरने का अभ्यास और प्रयास करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, पर संसार और संन्यास में यही फर्क होता है। संसार में हम बाहर देखते हैं, संन्यास में हम अंदर देखते हैं। तो अभी आप सबकी जो उम्र है वो संसार में देखने की है। ठीक है, जब आएगी तो फिर वो धीरे धीरे पर उसका अभ्यास और प्रयास कभी कभी कर लिया करो, ताकि जब वो उम्र आए तो फिर आसान हो जाए ये यात्रा, मुश्किल ना हो। और भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, सभी अवस्था के अंदर समभाव में रहना योग है ना। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मध्य मार्गी बनना है, ना राइट ना लेफ्ट, ना दाएं ना बाएं, बीच में चलने का प्रयास करना है। अति हर चीज की बुरी होती है। समभाव में जो व्यक्ति रहना सीख जाता है वो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर पारंगत हो जाता है और अपने जीवन के अंदर सफलता और खुशी दोनों प्राप्त करता है। It's not a game, it's a rich thing.